हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम सुमन शंकर, योर फिजिक्स टीचर। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। ठीक है ना? तो मोमेंटम जो वर्ड है ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में सुना होगा, याद होगा। ठीक है, मैंने बताया था आपको क्या होता है मोमेंटम। राइट, तो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यही होता है ना मोमेंटम। मोमेंटम मैं कैसे डिनोट करता था? मैं इसको डिनोट करता था पी से, याद होगा। राइट, और P इज इक्वल टू क्या होता था? P इज इक्वल टू होता था mv, यानी मोमेंट ऑफ क्या? मोमेंटम का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो क्या है? सबसे पहले वो रिलेटेड करता है क्या? किसको रिलेट करता है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। याद होगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। राइट, और साथ ही साथ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को भी। तो दोनों आपको याद होगा लॉस। क्या था? न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है, और दूसरा थर्ड लॉ क्या बोलता था कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस दोनों को मिला करके हम लोग क्या करते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन जो वर्ड है, कंजर्वेशन वर्ड आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ठीक है पढ़ा होगा, याद होगा। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग पढ़ते थे, कंजर्वेशन ऑफ फोर्स पढ़ते थे, याद है ना? तो उसका मतलब क्या होता था? कंजर्वेशन ऑफ हीट पढ़ते थे, उसका मतलब क्या होता था कि कंजर्वेशन का मतलब होता है कि ना ही तो क्रिएट होना ना ही तो डिस्ट्रॉय होना, सिर्फ क्या होना? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या पढ़ा था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसका मतलब क्या होना होता था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यही था ना, एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है। तो हम लोग भी यहीं पे सेम चीज़ पढ़ेंगे कि जो मोमेंटम होता है, राइट, वो मोमेंटम भी क्या होता है? वो भी क्या होता है? कंजर्व होता है। ठीक है ना, कंजर्वेशन होता है उसका। मतलब कि अगर कहीं पे मोमेंटम अप्लाई हो रहा है तो क्या होगा कि एक मोशन के बाद और आफ्टर के मोशन, ठीक है, मतलब एक मोशन हो रहा है उसके बाद कोई दूसरा मोशन अगर हो रहा है, तो अगर मैं दोनों को मोमेंटम को कंपेयर करूँ, राइट, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? की होना चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगा उसको? मोमेंटम इज कंजर्व्ड, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलूँगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो कंजर्वेशन मोमेंटम पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले एग्जांपल समझते हैं कोलिजन के लिए। ठीक है, तो कोलिजन क्या होता है? सबसे पहले कोलिजन का मतलब क्या होता है? टकराना, कोलाइड करना। तो जब भी क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट सपोज अगर जा रहा होता है अपना अलग अलग स्पीड से, ठीक है, अगर दोनों के बीच में क्या हो जाए? कोलिजन हो जाए, टकरा जाए दोनों आपस में, तो क्या होता है कि वहाँ पे क्या होता है? जो मोमेंटम ऑफ द बॉडी होता है, ठीक है, जैसे कि सपोज अगर वो स्टार्टिंग में चल रहा है तो उसका कुछ मास होगा, कुछ उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा। जैसे ही दोनों आपस में कोलाइड करेगा तो उसका मास तो चेंज नहीं हो सकता, राइट, उसका, लेकिन क्या चेंज हो जाएगा? वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग दोनों को मोमेंटम को कंपेयर करते हैं तो मुझे वो क्या मिलता है? दोनों इक्वल मिलता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो इसको समझते हैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल से। क्या होता है ये? सपोज यहाँ पे क्या हो रहा है? दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, दो ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं एक का मास क्या है? m1 है, एक का मास क्या है? m2 है। ठीक है, सपोज यहाँ पे क्या है? दो ऑब्जेक्ट है, दोनों क्या हो रहा है? जा रहा है, मोशन में है। ठीक है, कुछ दोनों का क्या है? कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। एक का मास m1 है, दूसरे का मास क्या है? m2 है। ठीक है, तो m1 मास जिस ऑब्जेक्ट का है वो क्या है? u1 वेलोसिटी, u1 स्पीड से चल रहा है, ठीक है ना, और जो m2 मास है जिस ऑब्जेक्ट का वो किससे चल रहा है? u2 से चल रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ? ये दोनों क्या कर रहा था? मूव कर रहा था। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो u1 है वो क्या है? ग्रेटर देन u2 है, सपोज मान लेते हैं। दोनों में से कोई भी ग्रेटर हो सकता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये वेलोसिटी क्या है? ग्रेटर है। तो अब क्या हुआ? दोनों मूव कर रहा था, ये ग्रेटर वेलोसिटी था, तो एक टाइम कब आएगा? जब ये इसको क्या कर देगा? टकरा जाएगा, इससे कोलाइड कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये दोनों क्या कर रहा है? कोलाइड कर जा रहा है। क्या कर रहा है? आपस में कोलाइड कर जा रहा है, टकरा जा रहा है। अब टकराने के बाद क्या हो रहा है? अब टकराए गए जैसे ही वो दोनों, तो क्या होता है कि जब दो बॉडी एक दूसरे पे से टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, तो क्या लगता है? न्यूटन थर्ड लॉ लगता है। मतलब कि ये m1 क्या करेगा? इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, लगाएगा ना। सिमिलरली m2 भी क्या करेगा? m1 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो जो फोर्स क्या है? m1 जो फोर्स इस पे लगा रहा है, m2 पे लगा रहा है, उस फोर्स को हम लोग मान लिए F12, राइट। मतलब कौन लगा रहा है? m1 लगा रहा है, m2 पे लगा रहा है। ठीक है, कौन जा रहा है? टकरा रहा है कौन है? फोर्स कौन लगा रहा है? तो m1 लगा रहा है, तो इसको हम मान लिए क्या? F12, राइट। समझ में आई बात? सिमिलरली अब ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ये भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा ना, पढ़े हम लोग प्रीवियस क्लास में, राइट। तो ये जो फोर्स लगा रहा है, ये कौन लगा रहा है? m2 लगा रहा है, m1 पे लगा रहा है, तो इस फोर्स को हम लोगों ने क्या मान लिया? इसको मान लिया F21,
ठीक है। अब दोनों क्या हुआ, आपस में कोलाइड कर गया, टकरा गया, और कोलाइड करने के बाद जब दोनों एक दूसरे से दूर हुआ, जैसे कोई दो चीज़ कोलाइड करता है, टकराता है, तो टकराने के बाद क्या होता है, एक दूसरे से दूर जाता है, तो ये भी क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाएगा, और उसके बाद फिर अब इसका वेलोसिटी दोनों का चेंज हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि टकराने के पहले जो वेलोसिटी था अब तो वो वेलोसिटी होगा नहीं, तो टकरा गया, जैसे वो कोलाइड कर गया, और कोलाइड करने के बाद आफ्टर द कोलिजन m1 जो मास था उसका वेलोसिटी हो गया v1, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। और m2 जो मास था उसका वेलोसिटी क्या हो गया, उसका वेलोसिटी हो गया v2, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस केस में, जो फर्स्ट केस और सेकंड केस में, मतलब बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन के केस में अगर मैं क्या करूं, मोमेंटम फाइंड करूं, ठीक है। तो मैं फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मैं निकालता हूं क्या, कि बिफोर कोलिजन, जब कोलिजन नहीं हुआ था उसके पहले, ठीक है। तो बिफोर कोलिजन अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा, बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम, ठीक है, टोटल मोमेंटम, या अगर सपोज एक होता है तो मैं उसको बोलता हूँ मोमेंटम, और एक से ज़्यादा होता है तो मैं उसको बोलता हूँ मोमेंटा, राइट। प्लूरल ऑफ मोमेंटम इज मोमेंटा, ये याद रखना है आपको। तो सपोज क्या होगा कि बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटा जो होगा बॉडीज का क्या होगा, तो इसके लिए क्या होगा, m1 इंटू u1 होगा ना, ठीक है, और प्लस क्या होगा, m2 इंटू u2 होगा, ये होगा ना। आफ्टर कोलिजन जो दोनों का मोमेंटा होगा, सम ऑफ द मोमेंटा होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इसके लिए मोमेंटम क्या होगा, m1 इंटू u1, ठीक है, और इसके लिए क्या होगा, m2 इंटू u2। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। अब मैं क्या निकालता हूँ, आफ्टर कोलिजन, जब कोलिजन हो गया तो आफ्टर कोलिजन, ठीक है, आफ्टर कोलिजन इन लोगों का क्या होगा, टोटल मोमेंटा, तो वही सेम होता है, मास इंटू वेलोसिटी को ऐड कर देते दोनों का। तो आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, m1 इंटू v1, ठीक है, इसका मोमेंटम, राइट, और सेकंड वाले का हुआ क्या, m2 इंटू v2। समझ में आ रही बात, ये क्या है, ये बिफोर कोलिजन, और ये क्या है, ये आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटा, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, प्रूफ की कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम क्या हो जाता है, कंजर्व हो जाता है, ठीक है, मतलब कि कोलिजन के पहले जो टोटल मोमेंटा था वो कोलिजन के बाद का मोमेंटा का इक्वल होना चाहिए। तो यही चीज़ हमको यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू क्या होता है, m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। तो हम कैसे प्रूफ करते हैं, सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मान लिया क्या कि दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1 है, इनिशियली u1 से चल रहा है, दूसरा का मास m2 है, इनिशियली u2 से चल रहा है, ठीक है। दोनों ने आपस में क्या किया, कोलाइड किया, कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद m1 ने जो फोर्स लगाया वो क्या था, F12 था, राइट, और m2 ने जो फोर्स लगाया वो क्या था, F21 था। अब क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, दोनों का वेलोसिटी चेंज हो गया, v1 v2 रिस्पेक्टिवली हो गया। समझ में आ रही है बात, और मैंने मोमेंटम भी लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे पता है कि फोर्स का क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे F12 का वैल्यू निकालना चाहूँ तो F12 का वैल्यू कितना आएगा, F12 का वैल्यू अगर निकालना चाहूँ, राइट, तो F12 क्या है, फोर्स कौन लगा रहा है, m1 लगा रहा है m2 पे, तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स का फॉर्मूला, सेकंड लॉ से मिला था हम लोग को। तो ये क्या हो जाएगा, मास यानी कि m1, ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, यही होता है ना। तो एक्सेलरेशन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, v माइनस u बाई टी, यही लिखूंगा ना। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ क्या, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ m1 माइनस फाइनल वेलोसिटी ऑफ m1, तो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ m1 कितना है, फाइनल वेलोसिटी m1 कितना है, टकराने के बाद कितना हो रहा है, ये हो जा रहा है ना, तो ये हो गया v1, राइट, और इनिशियल वेलोसिटी कितना था इसका, u1 था, तो v1 बाई u1 डिवाइडेड बाई हो गया टाइम, होगा ना, ठीक है। ये क्या, कौन सा फोर्स है, ये फोर्स है m1 जो m2 पे लग रहा है, ठीक है। सिमिलरली मैं निकाल लेता हूँ क्या, कि जो m2 वाला जो मास है जो m1 पे फोर्स लगा रहा है, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, F21 होगा ना, ये वाला फोर्स, तो ये वाला फोर्स किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास में किसका लूँगा, सेकंड वाले बॉडी का लूँगा, क्योंकि सेकंड वाला बॉडी फोर्स लगा रहा है, तो ये हो जाएगा m2, ठीक है, और फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या है, m2 का v2 है, तो v2 माइनस क्या हो जाएगा, u2 बाई टाइम, होगा ना। समझ में आ रही है बात, ठीक है, इतना समझ में, ये कैसे हुआ। अब मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि अगर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता था, एक्शन है इक्वल अपोजिट रिएक्शन, यही होता था ना। मतलब कि अगर ये इसमें फोर्स लगा रहा है तो ये भी इक्वल फोर्स लगाएगा, मतलब F12 जो है वो क्या होगा, F21 के बराबर होगा ना, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, जो
F12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस F(21), ये मुझे यहाँ से मिल जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे अगर पुट कर दूँ यहाँ पे तो क्या होगा, F12 का वैल्यू क्या होगा, तो F12 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे M1V1 माइनस M1U1, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, M1V1 माइनस M1U1 डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। और सिमिलरली F21 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब इक्वल टू करके मैं लिख देता हूँ माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ क्या, M2V2 माइनस M2U2, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे क्या मैंने बताया कि अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल होता है ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहाँ पे लग रहा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं दोनों को इक्वल करूँगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, F12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस F21, ठीक है ना। अब F12 का वैल्यू मैंने यहाँ से कितना फाइंड किया था, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी F12 कितना था, इतना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। सिमिलरली F21 कितना था, F21 था, F12 ये था, F21 का वैल्यू इतना था। मैं यहाँ पे इसको पुट करके इक्वल कर देता हूँ अगर, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, M1 इंटू V1 माइनस M1 इंटू U1 डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है, समझ में आ रही है बात, इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये M2 इंटू V2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस M2 इंटू U2, ठीक है, समझ में आ रही है बात, है ना, डिवाइडेड बाई टाइम, तो यहाँ से क्या होगा, दोनों टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस तरफ क्या बच जाएगा, M1 इंटू V1 माइनस M1 इंटू U1, इधर क्या हो जाएगा, M2 V2 प्लस M2 U2। अब मैं क्या करता हूँ, जो U1 वाला है, U वाले को एक तरफ ले आता हूँ, V वाले को एक तरफ ले जाता हूँ। तो ये U2 है, ये क्या है, U1 है, तो इसको एक तरफ लेके रखता हूँ मैं। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा सॉल्व करने के बाद M1 इंटू U1 प्लस M2 इंटू U2 इज इक्वल टू M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2, ठीक है। तो जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ लगा के दोनों फोर्स को इक्वल करके, इसको जब सॉल्व करके जो एक्सप्रेशन निकलेगा वो क्या होगा, ये एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। मतलब कौन सा एक्सप्रेशन होगा, ये वाला एक्सप्रेशन होगा। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो टोटल मोमेंटा क्या है बिफोर कोलिजन, राइट, यही है ना टोटल मोमेंटा बिफोर कोलिजन, यही है ना, M1U1 प्लस M2U2, M1U1 प्लस M2U2, ठीक है। तो टोटल मोमेंटा बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटा आफ्टर कोलिजन, ठीक है, समझ में आई बात। तो इसी को मैं क्या बोलता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या बोलता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब जो भी मोमेंटम क्या था, कोलिजन के पहले था, मतलब यहाँ पे जो टोटल मोमेंटम था, ठीक है, और कोलिजन के बाद मतलब यहाँ पे जो टोटल मोमेंटम था वो दोनों क्या होगा, कंजर्व होगा, इक्वल होगा, ठीक है। इसी को मैं क्या बोलता हूँ, यही टर्म को मैं क्या बोलता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। और ये एक लॉ है, जिससे एक लॉ निकलता है, जिस लॉ को मैं क्या बोलता हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि सम ऑफ द मोमेंटा ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन, ठीक है, मतलब जो कोलिजन के पहले जो सम ऑफ द मोमेंटा होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंटा आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। मतलब कोलिजन के बाद जो मोमेंटा होगा वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व हो जा रहा है, ठीक है। मतलब ना ही तो यहाँ पे मोमेंटम का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, ना ही तो यहाँ पे मोमेंटम का लॉस हो रहा है, बस मोमेंटम क्या हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब जो पहले जो मोमेंटम था वही क्या होगा, बाद में होगा, दोनों का सम, यही चीज़ में बोल रहा है। और इसी को मैं क्या बोलता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता हूँ। समझ में आई बात। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग लाइफ में है ना। जैसे कल पिछले सेशन मैंने आपको बताया था रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन, तो वो भी क्या है, कहीं ना कहीं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे है। जितना आगे फोर्स लगेगा उतना ही पीछे लगेगा, ठीक है। मतलब गन का वेलोसिटी जो होगा इनिशियली, ठीक है, और फाइनली दोनों में जब मैं मोमेंटम फाइंड करूंगा तो दोनों सेम होता है, ठीक है। इसका बहुत सारे एग्जांपल हम लोग को डेली लाइफ में मिलता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। समझ में आ रही है बात। तो आज के सेशन में हमने क्या जाना, आज के सेशन में हमने जाना कि मोमेंटम को किस तरह से कंजर्व होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में जाना, ठीक है ना। तो वो कैसा है, सिमिलरली जैसा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। तो इसका एग्जांपल लेके हम लोगों ने जाना, क्या चीज़ का एग्जांपल लिया हमने कोलिजन का एग्जांपल लिया, और कोलिजन के एग्जांपल लेके ये जाना कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। फिर हमने उससे एक एक्सप्रेशन निकाला, ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है, कौन सा,
ये वाला एक्सप्रेशन हमने निकाला, है ना। और फिर हम लोगों ने क्या जाना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो यही वाला एक्सप्रेशन का दूसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। समझ में आ रही है बात, मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन का, ठीक है ना। तो होप ये सेशन आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। फिर भी कोई डाउट या क्वेरीज हो तो ज़रूर हमें लिखें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।